इसके आगे से ही reactions leading to geometrical isomer. ठीक है, सपोज करो अपने पास कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है, जैसे अगर मान लो कि ये एल्डिहाइड है या कोई कीटोन वगैरह है, ठीक है, ऐसे लेके चलता हूँ, ऐसे दे देगा तुमको कि अगर मैं इस मॉलिक्यूल पे H प्लस का रिएक्शन करूं तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है या नहीं। उसका क्वेश्चन ऐसा होगा कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पे कोई रिएक्शन हो रहा है तो क्या ये जीआई शो कर सकता है कि नहीं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो क्या होगा कि हमको पता है ऑक्सीजन जब जो दो बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर दो क्या होते हैं, लोन पेयर भी होते हैं, राइट है। तो ये H प्लस सबसे पहले किसके ऊपर जाएगा, ये लोन पेयर के पास में ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो अपने को नई चीज एक देखने को क्या मिलेगी मालूम है कुछ टाइम के लिए, कि ये डबल बॉन्ड तो ऐसे ही रहेगा बट इसके लोन पेयर पे एक जगह से H प्लस जुड़ जाएगा और दूसरी तरफ से ये लोन पेयर, और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो प्रोडक्ट बना है तो क्या ये जीआई शो कर सकता है क्या। जीआई में अब जो भी पॉसिबिलिटी अपने पास है, ट्रांस या फिर ये वाली, कर सकता है या नहीं कर सकता। कर सकता है ना, आराम से करेगा। कौन सा जीआई शो कर रहा है। लोन पेयर के रिस्पेक्ट में बताया था ना, सेम साइड पे क्या पीएच है तो सिन कर सकता है और एंटी भी बना सकता है। सही है ना। ठीक है, तो इसमें मैं एक ऑप्शन मेरे पास बचता है, मैं या तो सिन देख लूं या फिर एंटी वगैरह देख लूं। लेकिन अगर मैंने मान लो, ये तो पहला एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, दूसरा अगर मैंने ऐसे कुछ लिखा होता, इस पे H प्लस का रिएक्शन, तो इसका तुम लोग क्या प्रोडक्ट बनाते थे, ऐसे ही बनता था। यहाँ पे आ जाता है H और दूसरे पे आ जाता है लोन पे। तो क्या इसमें पॉसिबल है क्या। पक्का। ठीक है, क्योंकि लोन पेयर की तरफ से अगर मैं देखूं तो ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है। अब ना तो इसमें तुम सिन बता सकते हो और ना ही एंटी बता सकते हो, राइट है। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो कर सकता, जबकि ये मॉलिक्यूल कर सकता है। समझा क्या बता रहा था मैं। ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स को देखो और बताओ पॉसिबिलिटी है मेरे पास ये नहीं।
हाँ हाँ, वो भी क्वेश्चन है। हुआ सबका? हम्म। लोन पेयर और डबल बॉन्ड क्यों नहीं स्टेबल रहेगा? अनस्टेबल तो है स्ट्रक्चर, रिपल्शन ज्यादा होगा, इसीलिए ये अपना लोन पेयर इसको इजीली डोनेट कर देता फटक से। पक्का? क्यों? सही है। पहला कर रहा है क्या? क्या लगता है? फर्स्ट वाला जीआई नहीं शो करेगा, सेकंड करेगा, नेक्स्ट ये भी फॉर्म करेगा, ये नहीं करेगा, ये करेगा, लास्ट ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? स्ट्रक्चर में सिमेट्री है, देखो ऊपर के मॉलिक्यूल एग्जैक्टली सेम है क्या नीचे वाले से? इसमें भी तो सिमेट्री था, इसीलिए तुम लोग बोल रहे थे ना नहीं करेगा। तो इसको इसको अलग थोड़ी है, वही स्ट्रक्चर है। तो ये नहीं कर रहा तो ये कैसे करेगा? हुआ? समझा सबको? ये वाला जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं, अगर दो साइकिल आपस में कंबाइन है ऐसे, तो ये किसका स्ट्रक्चर है? बता सकता है कोई? मतलब कौन से टाइप का स्ट्रक्चर है? फ्यूज्ड रिंग वाले तुमको मैंने बताया था, याद है? बाइसाइक्लो स्पाइरो। एक कार्बन से स्पाइरो होता है, ठीक है? तो स्पाइरो की रिंग है, ठीक है? बट इसमें क्या होता है मालूम है? अब दोनों रिंग प्लेन पे नहीं हो सकती। अगर मान लो एक रिंग ये है और दूसरी ऐसे आ रही है, तो ये दोनों रिंग कभी भी साथ में नहीं होगी, ठीक है? एक प्लेन पे नहीं होगी। अगर एक को मैं प्लेन पे पकड़ूंगा तो रिपल्शन की वजह से एक अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन चली जाएगी। समझा? ठीक है? तो रिंग कभी भी अगर ऐसे जुड़ी होंगी ना, तो ये कभी भी एक प्लेन पे नहीं होंगी। हाँ,
अगर रिंग्स ऐसे जुड़ी हुई हैं तुम्हारी कि सिंगल बॉन्ड्स बीच में है, तो हो सकता है कि ये भी प्लेन पे हो और ये भी प्लेन पे हो। क्लियर है? बट ऐसे कभी देगा तो समझ जाना, एक रिंग अगर प्लेन पे होगी तो दूसरी नॉन प्लेन पे होगी। तो प्लेनर और नॉन प्लेनर में कोई रिलेशन ही नहीं होता। ठीक है, सिन और एंटी सिस ट्रांस हम लोग नहीं देखते। जब चीजें सेम साइड पे होंगी तब। अब अगर ऐसे स्ट्रक्चर होता, ठीक है, यहाँ पे एक Cl है, यहाँ पे एक Cl है, ठीक है, तो कौन सा बोलोगे इसको, सिस या ट्रांस? ठीक है, अपोजिट साइड पे तो मैं इनको क्या बोल सकता हूँ, ट्रांस बोल सकता हूँ। जरा सोचो, लेकिन ट्रांस बोल सकते हैं क्या सिस और ट्रांस इस स्ट्रक्चर को? थोड़ा और दिमाग लगाओ। नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है ना बीच में। सिंगल बॉन्ड वाले हमेशा क्या बनाते, क्या बताया था, कन्फॉर्मर बनाते हैं। ठीक है, तो कन्फॉर्मर में तुम लोग सिस और ट्रांस देख सकते हो, बट ये रिंग अलग है, ये रिंग अलग है। अगर इस रिंग पे मैं कहीं पे Cl बनाता, तो तुम इन दोनों में सिस और ट्रांस का रिलेशन बोल सकते थे कि अगर एक ऊपर हुआ तो दोनों ऊपर अबव द प्लेन हुए तो सिस हो जाएगा, और दोनों अगर बिलो द प्लेन हुए तो ट्रांस हो जाएगा। बट इस रिंग का रिलेशन तुम इससे कैसे बता सकते हो? समझा सबको? तो जब भी हम लोग जीआई देखते हैं तो रोटेशन एटलीस्ट रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को मैं जीआई में कन्वर्ट कर सकता था। कैसे? अगर मान लो कि मैंने तुमको ऐसे बोला होता कि ये रिंग ऐसे डबल बॉन्डेड है इस रिंग से। ठीक है, अब ये घूम सकती है क्या रिंग? नहीं। और ये दोनों क्या अपोजिट में है, तो इस केस में तुम इसको ट्रांस बोल सकते हो। समझा क्या बता रहा हूँ? तो अगर ऐसी रिंग्स आ गई कभी, ठीक है, जैसा फेनाइल वाला बताया था, बाइफेनाइल, याद है? बाइफेनाइल तीन फ्यूज्ड रिंग बताए थे, एक बाइसाइक्लो स्पाइरो, एक बाइफेनाइल। ठीक है, तो ऐसा कभी आ गया तो ये रिंग भी प्लेन पे होगी और ये रिंग भी प्लेन पे होगी। ये तो फिक्स है। ठीक है, दोनों प्लेन पे ही होगी। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पे मैं बल्कि ग्रुप लगा दूं ऐसे कोई टर्शियरी ब्यूटाइल का, तो क्या ये रिंग दोनों प्लेन पे रहेगी क्या? नहीं। एक अगर बिलो द प्लेन चली जाएगी तो एक अबव द प्लेन चली जाएगी, जो कि एंटी वाला कन्फॉर्मर बनाएगा। राइट है कि नहीं? तो एंटी वाले कन्फॉर्मर में हमको पता है कि एक ऊपर होता है तो दूसरा क्या होता है, नीचे होता है। तो ये फॉर्म भी क्या होगा, अगर एक मॉलिक्यूल ऊपर है दूसरा नीचे है, ठीक है, तो इसको मैं ट्रांस बोल सकता हूँ क्या? पक्का? नहीं बोल सकते। ठीक है, क्योंकि अभी भी क्या है, दिख रहा है, बीच में सिंगल बॉन्ड। ठीक है, रोटेशन रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कुछ होना चाहिए। तो ये बाइफेनाइल वाले में तुम सिस और ट्रांस नहीं पहचान सकते। लेकिन हाँ, अगर मैं तुमको ट्राइफेनाइल का सिस्टम बोलूं, तो आगे ऐड कर लेना है ट्राइफेनाइल सिस्टम। ठीक है, ट्राइफेनाइल सिस्टम मतलब अगर मान लो कि मैंने तीन बेंजीन की रिंग को ऐसे कंबाइन किया, राइट, मैं इस पे बल्कि ग्रुप लगा देता हूँ बहुत सारे, यहाँ पे ऐसे, क्लियर है, और एक Cl यहाँ पे लगाता हूँ और एक Cl यहाँ पे लगाता हूँ। ठीक है, ध्यान देना। अब इससे होगा क्या कि ये रिंग अगर प्लेन पे है, ठीक है, ध्यान दो, ये रिंग अगर प्लेन पे है, तो दूसरी वाली क्या हो जाएगी, अबव द एंड बिलो द प्लेन चली जाएगी। ठीक है,
और थर्ड वाली जो रिंग है, अब ये अगर अबव द बिलो द प्लेन है सेकंड वाली, तो थर्ड वाली फिर से क्या हो जाएगी, प्लेन पे आ जाएगी। समझा? पहली प्लेन पे, फिर अबव द प्लेन, फिर लास्ट वाली फिर से प्लेन पे। समझा ये कॉन्सेप्ट? तो अगर एक रिंग ऐसे है, दूसरी ऐसे है, और लास्ट वाली फिर से अगर ऐसे हो गई, तो इनके ऊपर जो बल्कि ग्रुप लगा है, ये इनको रोटेट होने देगा क्या? नहीं होने देगा। मतलब ये भी प्लेन पे रहेगी और ये भी प्लेन पे रहेगी, और बीच वाली क्या होगी, अबव द एंड बिलो द चली जाएगी। तो उसके वजह से, इस बल्कीनेस की वजह से ये जो रिंग है ये मूव नहीं कर सकती। तो ऐसे स्ट्रक्चर में भी क्या हो गया, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो अब देखो, ये Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, अपोजिट साइड में दिख रहे हैं दोनों, तो इनको मैं क्या बोल सकता हूँ, ट्रांस। और यही सेम स्ट्रक्चर अगर मैंने ऐसे बनाया होता, वही बल्कीनेस लगा के, और एक Cl यहाँ पे बोलूं और एक Cl यहाँ पे, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, समझा? तो ऐसे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम लोग देख सकते हैं। तो तुमको कि इसमें कुछ है कि नहीं सिस्टम, तो तुम लोग देखो, थोड़ा सोचो अपने हिसाब से, ट्राई करो। ठीक है, ये जैसे स्ट्रक्चर है, तो क्या इसमें मैं सिज और ट्रांस बता सकता हूँ क्या? या फिर ये जैसे, हम्म, ठीक है। ऐसे देखो ना, जैसे हम लोग देखते हैं, अगर मेरा ये कार्बन है और ये कार्बन है, इन दोनों में डबल बॉन्ड है, सही है। अगर अपोजिट साइड कोई ग्रुप रहता है, तो मैं क्या लेके चलता हूँ, ट्रांस। ठीक है। तो ये जो बना हुआ स्ट्रक्चर है, ये उसका ये कार्बन है और ये वाला ये है, इसके इस साइड पे क्लोरीन है और इसके इस साइड पे क्लोरीन है, क्या होना चाहिए? समझा? हम्म। हम्म। नहीं, ये डबल बॉन्ड है ना, ये कार्बन है और ये कार्बन है, तो रोटेट तो ये नहीं होंगे। ठीक है। तो इस कार्बन से अपोजिट साइड पे ये, इसके ऊपर साइड पे Cl है, तो ट्रांस का स्ट्रक्चर हुआ ना। अभी हम लोग ने जीआई वगैरह तो देख लिया, काउंटिंग ऑफ आइसोमर्स। ठीक है, इसको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही ध्यान में रखोगे। ठीक है। अभी तक तो मेरे पास नॉर्मल स्ट्रक्चर था, और उसमें उसने दे दिया कि बोला कि कितना ये कर सकता है, शो कर सकता है। ठीक है। अगर मेरे पास एक डबल बॉन्ड है, तो उसके मैं एक सिज और एक ट्रांस बना सकता हूँ। मतलब एक डबल बॉन्ड दो आइसोमर दे सकता है सिज और ट्रांस के फॉर्म में। तो कोई अगर ऐसा स्ट्रक्चर आ गया जिसमें बहुत सारे डबल बॉन्ड होंगे, तो तुम लोग कैसे डिसाइड करोगे कि उसमें कितने आइसोमर बनेंगे? सही है। अब ये स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे भी सिस और ट्रांस बन सकता है, और यहाँ पे अगर मैं डबल बॉन्ड डाल दूं, तो यहाँ पे भी सिस और ट्रांस या सिन एंटी तो बना ही सकता है। राइट है। तो कहीं पे भी एक जगह पे अगर रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, सही, तो वहां पे आइसोमर फॉर्म हो सकते हैं। ठीक। तो ऐसे मॉलिक्यूल के लिए ना हमारे पास दो केसेस होते हैं, कि हमारे पास दो ऑप्शन है। सबसे पहले देखने का, स्ट्रक्चर तुम्हारा
सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर पहचानने आता है, कोई ऐसा लाइन पास करो किसी भी कार्बन कार्बन बॉन्ड से कि वो स्ट्रक्चर को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सके। अगर इस पेन को मैं ऐसे बीच में रख दूं तो क्या ये स्ट्रक्चर और ये इक्वल है क्या? नहीं है। मतलब ये स्ट्रक्चर कैसा है? अनसिमेट्रिकल, ठीक है। समझा सबको? तो बहुत ज्यादा इसमें वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, ये रोटेट करेगा नहीं करेगा, सिर्फ एक ही चीज देखो कि ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है या फिर अनसिमेट्रिकल है। तो अनसिमेट्रिकल हुआ तो जो फॉर्मूला बताऊंगा उसके हिसाब से निकालोगे, और सिमेट्रिकल हुआ तो उसके हिसाब से। तो जब स्ट्रक्चर अपना अनसिमेट्रिकल हो जाता है ना, तो जो उसके टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं वो इज इक्वल टू होते हैं 2⁻n। और n यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ, n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड विच कैन शो GI, ठीक है। डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है, बट सारे डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करते हैं। ये मैं थोड़ा सा अभी आगे बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो n यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड विच कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है और ये भी शो कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ इस मॉलिक्यूल के कितने आइसोमर पॉसिबल है, तो स्ट्रक्चर देखो अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है मेरे पास अनसिमेट्रिकल के लिए? 2⁻n। इस स्ट्रक्चर में n की वैल्यू कितनी है? 2, क्योंकि दो ही डबल बॉन्ड है ना अपने पास, तो n की वैल्यू क्या हो गई? 2। तो 2⁻2 मतलब कितने आइसोमर इसके फॉर्म हो सकते हैं? टोटल 4। समझा सबको? तो अनसिमेट्रिकल है तो टेंशन ही नहीं है, सिमेट्रिकल में टेंशन आता है। क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में जब तुम लोग टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालते हो ना, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2⁻n-1 प्लस 2⁻p। तो n मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया n क्या है। यहाँ पे ये जो p है ना, p डिपेंड करता है, p की वैल्यू होगी n/2-1 अगर n तुम्हारा इवन है, और p की वैल्यू होती है n-1/2 अगर n की वैल्यू ऑड है। n की वैल्यू इवन ऑड मैंने क्यों बता रहा हूँ? n इवन कब होगा? जब दो डबल बॉन्ड है तो इवन हो गया। किसी किसी स्ट्रक्चर में 3 आ जाते हैं, ठीक है। तो p की वैल्यू हम लोग ये रखेंगे जब ऑड आएगा, और n की वैल्यू अगर इवन है तो p n/2-1। तो यहाँ पे p की वैल्यू रखोगे, बाकी ये फॉर्मूले में कुछ है नहीं, देखो 2⁻n-1, n पता चल गया। p में दिक्कत है, p देख लो n इवन है कि ऑड है। तो p अगर इवन है तो n/2 मतलब जो भी n आया रहेगा ये निकाल के यहाँ पे रख दो और फाइनली इसको सॉल्व करो। मैंने क्या बोला कि जब अपने पास चीजें अनसिमेट्रिकल है तब तो दिक्कत ही नहीं है, फॉर्मूला क्या लगाओगे तुम लोग? 2⁻n, ठीक है। बट अगर मेरा स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल हो गया तो मेरे पास फॉर्मूला क्या था? 2⁻n-1 प्लस 2⁻p, ठीक है। अब ये p का दिक्कत है, p की वैल्यू में क्या ले रहा था? n/2-1 जब n क्या होगा अपना? इवन होगा, ठीक है। और p इज इक्वल टू n-1/2 लूंगा जब n क्या होगा? ऑड होगा। ये फॉर्मूला। तो अब अगर मान लो कि मेरे पास ऐसे कोई स्ट्रक्चर मैं बना दूं, ठीक है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक यहाँ पे, और मैं बोलूं कि इसका मेरे को बताओ ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये कितने बना सकता है, ठीक है। तो अब ये देखो पहले स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल है। कहाँ से? अगर इसको मैं ऐसे रखूं पेन को, दिख रहा है इस वाले बॉन्ड पे, तो 1 2 3 4 कार्बन इस साइड, 1 2 3 4 कार्बन इस साइड भी एक डबल बॉन्ड है, इस साइड भी एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर,
सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, राइट। यहां से अगर इसको कट कर दूं मैं, सही है, तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, दोनों तरफ सेम चीज है। तो अब मैं फॉर्मूला ये वाला यूज कर सकता हूँ क्या? नहीं, अब मुझे ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्या? 2n-1 प्लस 2p। अब इसमें डबल बॉन्ड कितने हैं? 3 है। तो n की वैल्यू क्या हो गई? 3। तो n मेरा क्या है? ऑड है। तो p के लिए मैं क्या यूज करूंगा? ये वाला फॉर्मूला। तो p क्या निकालोगे बताओ? 3 - 1/2। तो क्या हो जाएगा ये? 2/2 दैट इज 1। तो क्या मिला? 2n-1 है। n कितना है? 3 - 1 प्लस p रेज टू पावर ये 2 कितना हो जाएगा? p की वैल्यू आई 1, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 1। तो 2 की पावर 1 क्या होगा? 2। और ये 2 कितना हो गया? 4 + 2, मतलब कितने आइसोमर बनेंगे इसके? 6। चलो, ये स्ट्रक्चर्स हैं, इनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर तुमको निकालना है। फोकस ये रखो, सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला, और कौन सा डबल बॉन्ड जो जीआई नहीं शो करता है उस पर भी ध्यान में रखना, ठीक है। 4 की 2, 2 या 4 भाई? पक्का? 4 आना चाहिए था इसका। सिमेट्रिकल है क्या ये? नहीं, अनसिमेट्रिकल। कहाँ से इसको तोड़ेंगे अपन? अगर तू यहाँ से ब्रेक करता है तो 1 2 3 4 कार्बन, एक साइड 3। यहाँ से अगर ब्रेक करूँ तो 1 2 3 1 2 3 4। तो अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल के लिए क्या? 2n, ये भी डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा, ये भी करेगा। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो 2 होगा तो 4 आएंगे ना? 4 आना चाहिए था। इसमें कहीं है क्या सिमेट्री? यहाँ से अगर कट किया जाए तो इसको पॉसिबल है क्या? 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन आ रहा है क्या? इसके यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, इसके यहाँ पे देखो CH3 ग्रुप है। तो अगेन ये भी अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो 2 ही लगा। अब कितना? एक ये 4 आएगा ना इसका भी। ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है क्या लास्ट वाला? पक्का? अगर इसको यहाँ से ब्रेक किया जाए तो 1 2 3 4 5, और यहाँ से 1 2 3 4 5। अच्छा, यहाँ पे CH3 आ जा रहा है ना? कुछ नहीं, तो अगेन अनसिमेट्रिकल है, तो 2n वाला लगेगा। 1 2 3, तीनों शो कर रहे हैं ना डबल बॉन्ड। 8 8 आ जाएगा। डबल बॉन्ड होता है, तो इसको अगर मैं स्ट्रक्चर को ऐसे पकड़ूं और ऐसे प्रेस कर दूं, तो ये भी कैसे काम करेगा? एज अ डबल बॉन्ड। मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी रोटेशन क्या रिस्ट्रिक्टेड है, तो हम लोग इसका भी बता रहे थे ना, ये सिस भी हो सकता है और ट्रांस भी। तो इस केस में तो फिलहाल ये सिस है, बट इसका Cl अगर मैं नीचे बना दूं, हाइड्रोजन ऊपर कर दूं, तब ये ट्रांस हो जाएगा। सही है ना? तो कहीं पे साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर बना होगा ना, और वहां पे अगर ऐसे भी दिया हुआ है, ठीक है, तो अपने को देखने में तो लग रहा है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करेगा, बट पॉसिबिलिटी है कि नहीं? अगर इसको मैं ऐसे प्रेस करूं, तो इसके ऊपर मिथाइल मिथाइल एक एक हाइड्रोजन भी होगा इसके ऊपर, और इसको स्ट्रक्चर को ऐसे दबा दो तो ये डबल बॉन्ड हो गया। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मिथाइल मिथाइल,
सेम साइड पे है तो सिस, अपोजिट साइड पे है तो ट्रांस। ठीक है, हाँ इस केस में तो ये ट्रांस है, बट मैंने 3D में नहीं बनाया है ना ये, तो तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये सिस है ट्रांस है, तो हम लोग दोनों नाम देते हैं इसको कि हो सकता है कि ये सिस भी होगा और ट्रांस। हाँ स्ट्रक्चर देख के बोलना होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये ट्रांस का स्ट्रक्चर। नहीं तो सिंगल बॉन्ड से भी उसको कट कर सकता है, बट दोनों साइड इक्वल आने चाहिए, नहीं आ रहे हैं तो उसको हम लोग डायरेक्ट अनसिमेट्रिकल में कंसिडर करेंगे। जैसे ये स्ट्रक्चर अब सिमेट्रिकल हो गया, तो मुझे ये तो कंफर्म हो गया कि ये वाला मैं फॉर्मूला नहीं यूज कर सकता अब। सही है, तो अब क्या फॉर्मूला बताया था, टू रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस टू रेज टू पावर पी। और ये पी तुम लोग किसके ऊपर डिसाइड कर रहे थे, एन इवन है या फिर एन ऑड है। ठीक है, तो देख लो एन क्या होता है, बताओ मेरे को कोई, एन क्या होता है। डबल बॉन्ड नहीं, हाँ वो डबल बॉन्ड जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकते हैं। अब तुम लोग देखो कि ये डबल बॉन्ड जीआई शो कर सकता है क्या, इसके दोनों साइड हाइड्रोजन है, तो ये तो गया काम से। ये कर सकता है क्या ये वाला डबल बॉन्ड, ये भी नहीं कर सकता। बचा एक, इसके पास एक हाइड्रोजन है इसके पास, तो ये जीआई शो कर सकता है, मतलब एन की वैल्यू कितनी आई, वन। वन मतलब ऑड, और ऑड जब आता है तो पी क्या लिखते हो तुम लोग, एन माइनस वन बाई टू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू खुद वन आई है, तो वन माइनस वन जीरो बाई टू, तो फाइनली ये क्या हो गया, जीरो ही हो गया। तो ये क्या मिलेगा तुमको, एन, एन माइनस वन मतलब ये भी जीरो, प्लस टू की पावर ये भी क्या, जीरो। तो किसी की भी पावर जीरो होती तो वन लिखते ना अपन। दिख रहा है आंसर, टू क्यों आया, टू इसलिए आया क्योंकि अब यही बॉन्ड है जो सिस और ट्रांस बना सकता है। अब जैसे तुम लोग मेरे को पहले बोल रहे थे कि हम लोग देख के भी तो बता सकते हैं सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस, तो उस हिसाब से तो इसके कितने आने चाहिए थे, छह, राइट है। बट आ कितने रहे देखो, फाइनली दो ही आइसोमर आ रहे हैं, तो इस वजह से ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि मेरे पास एक डबल बॉन्ड होगा, उसके इस साइड इस साइड इस साइड अगर चीजें सेम आ गई, ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे तुम, ट्रांस। सही है, बट ये दिख रहा है ये एक ही बॉन्ड है, तो वो क्या होगा, प्लेन पे होगा। ठीक है, प्लेन पे होगा मतलब ये ए बी, ए बी जो मैं बना रहा हूँ ये सारी चीजें क्या होंगी, एक प्लेन पे होंगी, क्योंकि बॉन्ड भी अपना कहाँ पे, प्लेन पे। सही है, तो ये बॉन्ड है, यहाँ पे ए होगा यहाँ पे बी, और एक ए इस साइड एक ए इस साइड। क्लियर है, लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर जिसके पास एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, ऐसे आजू बाजू में जब आ जाएंगे, ठीक है, तब ध्यान दो। अगर इस पे ए है इस पे बी है, इस पे ए है इस पे बी है, ये देख के तुमको क्या लग रहा है, सिज लग रहा है। ठीक है, बट ये स्ट्रक्चर ना कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो कर सकता। क्यों मालूम है, इसमें क्या था, प्लेन पे था, ए के साइड पे ए, बी के साइड पे बी, सब प्लेन पे थे। बट इसमें क्या होता है कि अगर ये दोनों बॉन्ड आजू बाजू में आ गए, तो अगर ये बॉन्ड ऐसे है ना, तो जैसे मैं साइक्लिक रिंग का तुम लोगों को कैसे बता रहा था कि अगर साइक्लिक रिंग दो जुड़ी हुई है तो अगर एक प्लेन पे है तो दूसरी क्या हो जाएगी, नॉन प्लेनर हो जाएगी। तो इसका जो मॉलिक्यूल होगा वो तो प्लेन पे होगा, बट इसका जो मॉलिक्यूल होगा वो प्लेन के ऊपर की तरफ होगा। तो तुम लोग कैसे डिसाइड करोगे कि ये सिस है या ट्रांस है, सिस ट्रांस में कब डिसाइड करता हूँ, जब सेम साइड पे चीजें होती है, एक यहाँ पे होगा दूसरा यहाँ पे। सही है, हाँ, लेकिन इन स्ट्रक्चर में अगर एक एक बॉन्ड को मैं प्लेन पे कंसीडर करता हूँ तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा। सही है, तो इसकी जो जॉइनिंग है वो तो प्लेन पे ही रहेगी, बट इसकी जो ए बी है वो प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे चली जाएगी। तब तुम लोग रिलेशन बता सकते हो क्या, नहीं बता सकते। तो जब भी ऐसे दो आजू बाजू में बॉन्ड आ जाए ना, तो ये डबल बॉन्ड इसको कैंसल आउट कर देता है।
मतलब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा। समझा अभी? यही स्ट्रक्चर में मैंने ऐसे कर दिया होता। तो अब देखो, ये स्ट्रक्चर है, ये पहला बॉन्ड है, राइट। पहला बॉन्ड मैंने क्या बोला कि अगर मैं प्लेन पे कंसिडर करूं तो पहला प्लेन पे होगा, फर्स्ट वाला डबल बॉन्ड प्लेन पे। उसके जस्ट बाजू वाला क्या हो जाएगा? पहला प्लेन पे तो दूसरा नॉन प्लेनर, फिर से जो तीसरा होगा वो फिर से कहां पे आ जाएगा? प्लेन पे। तो पहला प्लेनर, दूसरा नॉन प्लेनर, फिर से तीसरा क्या? प्लेनर। तो अगर ये कार्बन और ये कार्बन प्लेनर हैं तो इसका भी ए प्लेन पे होगा और इसका भी ए प्लेन पे होगा, इसका बी और बी प्लेन पे होगा। तो एक डबल बॉन्ड ने एक को कैंसल आउट तो किया, बट ये डबल बॉन्ड स्टिल क्या सिज मेरे को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? ठीक है। तो जब भी सीधा सा मतलब है, जब भी इवन नंबर ऑफ बॉन्ड आएंगे तो उसमें जीआई हो सकती है क्या? नहीं। बट अगर ऑड नंबर आ गए तो उसमें जीआई पॉसिबल होगा। क्लियर हुआ अभी? जैसे दो बॉन्ड आ गए थे लगातार तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं था, बट तीन आए तो फिर से आने लग गया। ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग एलीन्स बोलते हैं। ठीक है, एलीन्स बोलते हैं इनको कॉमन नेम में। एक से ज्यादा अगर डबल बॉन्ड कंसिस्ट कर रहा है तो वो एलीन्स बोलेंगे अपन उसको। ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जिसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है उसको हम लोग एलीन्स बोलते हैं। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सारे स्ट्रक्चर किसके? एलीन्स के। ये वाला नहीं है, ये वाला, ये वाला। ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, एक प्लेनर एक नॉन प्लेनर, तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर दे रहे हैं। बचा कौन? खाली ये वाला डबल बॉन्ड जो जीआई शो कर सकता है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर के लिए एन की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। और स्ट्रक्चर क्या है? सिमेट्रिकल की अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल का फॉर्मूला क्या बताया? 2 raised to power n। तो 2 raised to power 1, तो आंसर 2, 2 ही आएगा। कितने? पक्का? इसमें 4 बन रहे? हाँ तो पहला ये होता है ना भाई। अच्छा अच्छा, ठीक है, तेरी गलती। ये 2 बन रहे इसमें, इसमें एक डबल बॉन्ड एक से गया, मतलब ये डबल बॉन्ड भी जीआई शो कर सकता है और ये भी कर सकता है। अभी बताओ, एन की वैल्यू दो, 4 आएगा। एक डबल बॉन्ड एक से कैंसिल आउट हुआ तो थर्ड वाला तो करता है ना, तो ये भी करेगा और ये भी करेगा। तो एन की वैल्यू 2 और स्ट्रक्चर अनसिमेट्रिकल है तो 2 raised to power 2, तो 4 आंसर। ये है ही नहीं। ये इससे गया, ये इससे गया, 0। आइसोमर मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था? स्ट्रक्चरल। ठीक है, फिर क्या देखा हम लोगों ने? ज्योमेट्रिकल। अब क्या बच रहे हैं अपने पास? हाँ भाई बोल। हाँ वो तो ज्योमेट्रिकल का ही पार्ट था ना, बोला मैंने। कन्फॉर्मर, फिर सेज और ट्रांस, फिर तुम्हारे ये इजेड और सिन और एंटी, वो तो इसमें ही आ गए सब, जो भी है। तो ये दोनों पार्ट अपने खत्म हो चुके हैं, राइट। बच क्या रहा है? ऑप्टिकल। ऑप्टिकल में मैंने क्या क्या लिखाया था याद है तुम लोग को? सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, फिर डीएल, आरएस, ये सब था ना उसमें।
ठीक है। तो ये डीएल और आरएस का तो कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है। आरएस कॉन्फ़िगरेशन में तुमको हेलोजन डेरिवेटिव्स में बता चुका हूँ, और डीएल का भी कॉन्सेप्ट मैंने तुमको बायोमोलिक्यूल्स में बताया, कार्बोहाइड्रेट जब मैं पढ़ा रहा था, कि ऊपर से देखते हुए आएंगे OH अगर राइट साइड में तो डी, लेफ्ट साइड में है तो एल। याद है नहीं? और आर एस मैंने SN1 SN2 रिएक्शन के जस्ट बाद बताया था कि रेक्टस और सिनिस्टर हम लोग कैसे देखते हैं, ठीक। तो वो सब टॉपिक्स आएंगे, बट फिलहाल ऑप्टिकल आइसोमर होते क्या हैं? सबसे पहले मैंने तुमको बोला था कि इनको हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स भी बोलते हैं, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर बोलो, ऑप्टिकल बोलो, या 3D आइसोमर बोलो, एक ही चीज है। क्योंकि इनको चेक करने के लिए, ठीक है, इनको चेक करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, वो मॉलिक्यूल जो है वो 3D में दिखना चाहिए। जब तक वो 3D में मैं नहीं देखूंगा तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। ऑप्टिकल एक्टिविटी भी मैंने तुमको बताई है हेलोजन डेरिवेटिव में, ठीक है, कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है, उसको प्रिज्म में से पास कर, ये ऑर्डिनरी लाइट होती है, उसको प्रिज्म में से पास करते हैं तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट होता है। और प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर ऑर्गेनिक सोल्यूशन में से पास करते हो, अगर उसने उसको क्लॉकवाइज रोटेट किया या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो उस सोल्यूशन को मैं क्या बोलता हूँ, ऑप्टिकली एक्टिव। और नहीं रोटेट किया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव या नॉन एक्टिव, जैसा नया लैंग्वेज आ रहा है अपने पास, ठीक है, उसके हिसाब से चल सकते हैं, ठीक। और कौन सा सोल्यूशन उसको रोटेट करेगा, कौन सा नहीं करेगा? ये अच्छा आंसर दिया, ऑप्टिकली एक्टिव रोटेट कर देगा। वो तो अपने को भी पता है ऑप्टिकली रोटेट करेगा। मैंने तुम लोगों को क्या बोला था, देखो वापस से एक बार ये कर लेते हैं, बना लेना चाहिए। तो ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है? किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल करती है ना, कहीं पे भी ट्रैवल करती है। फिर जैसे ही तुम इसको प्रिज्म में से पास करते हो, तो प्रिज्म इसका डायरेक्शन क्या कर देता है, सेम कर देता है एक लाइन में। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब सोल्यूशन में से पास होगी, अगर उसने क्लॉकवाइज घुमाया तो इसको डी प्लस बोलते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो क्या बोलते हैं, एल माइनस, ठीक है। डेक्स्ट्रो एंड लेविये जो पढ़े थे। अब मैंने बताया था कि ये सोल्यूशन दो टाइप के हो सकते हैं तुम्हारे पास, या तो ये सिमेट्रिकल हो सकता है या फिर अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में जो मॉलिक्यूल का कंस्टिट्यूशन रहता है वो एकदम प्रॉपर रहता है, जबकि अनसिमेट्रिकल में मॉलिक्यूल कहीं भी घूमते रहते हैं। तो जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट इसमें आती है तो स्ट्रेट निकल जाती है, बट जब इसमें आती है तो कहीं ना कहीं टकरा के उसका पाथ जो है वो चेंज हो जाता है। तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव कौन होते हैं, अनसिमेट्रिकल सोल्यूशन। सिमेट्रिकल सोल्यूशन हमेशा क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और अनसिमेट्रिकल हमेशा क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। सही है। मैंने तुमको ये भी बताया था कि ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशन हम लोग पहचानते कैसे हैं। कोई भी सोल्यूशन अनसिमेट्रिकल कब होगा, जब उसके पास क्या होगा, कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन क्या होते हैं, जिनके चारों पोजीशन पे अलग अलग चीजें अटैच हो। अगर सोल्यूशन में ये चीज प्रेजेंट है तो वो सोल्यूशन कैसा होगा, अनसिमेट्रिकल। और अनसिमेट्रिकल है तो ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव है तो डी प्लस या एल माइनस ये तुमको शो करेगा। इन शॉर्ट, अगर अपने को ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है तो मैं सोल्यूशन में क्या देखता हूँ, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन अगर मुझे मिल गए तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। नहीं मिल रहे हैं, जैसे ये कार्बन अगर मैं ड्रॉ कर दूं, तो अगर इसके कोई भी दो ग्रुप सेम हो गए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। चारों अगर अलग अलग हैं तभी तक एक्टिव रहेगा।
और ऐसे सिमेट्री, ऐसे कार्बन को बताया था ना असिमेट्रिक कार्बन या फिर कायरल कार्बन हम लोग बोलते हैं, सही ना, सिमेट्री, ठीक है। और अभी मैंने तुमको बोला कि जिस मॉलिक्यूल में भी सिमेट्री आ गई या जो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, ठीक है। तो ये जो सब हम लोग देखते हैं ना, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री या अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये जो चारों चीजें तुम देखते हो ना, तो वो हम लोग इसलिए देखते हैं, अगर ये चारों में से कुछ भी मेरे को उस मॉलिक्यूल में मिल गया तो वो सोल्यूशन ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव, ठीक है। तो कोई भी मॉलिक्यूल जिसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई, वो मॉलिक्यूल डायरेक्ट क्या बोलोगे तुम लोग, ऑप्टिकली इनएक्टिव, सही है। तो अगर ऑप्टिकल आइसोमर देखना है तो ये चीजें उसमें नहीं होनी चाहिए, क्लियर हुआ। अब ये सब होता क्या है मैं एक एक करके बताऊंगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, एक एक करके देखेंगे। बट ये चीज ध्यान में रखो कि ये सब चीजें ऑप्टिकल आइसोमर में नहीं आनी चाहिए, अगर आ गई तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, और इनएक्टिव हो गया तो उसमें ऑप्टिकल आइसोमर देख के कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो होती तो चार चीजें बट तुमको देखनी खाली सीओएस और पीओएस है, क्योंकि यही लोग तुम्हारा इतना दिमाग चाट डालेंगे ना कि आगे देखने का मन ही नहीं करेगा तुमको, ठीक है। तो जेई नीट के सिलेबस में जब तुम लोग एग्जाम देते हो या कुछ भी देते हो या घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो खाली सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री देखो, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ और एक्सिस ऑफ सिमेट्री कोई भी देखने की जरूरत नहीं, क्लियर हुआ। अपने हिसाब से जो भी तुमको नोट बनाना है, जो भी पॉइंट्स लिखने हैं लिख लो, जो भी मैंने स्टेटमेंट्स दिए तुमको उसके अकॉर्डिंग।